नमस्कार दोस्तों, अनिल स्ट्रेटेजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, दीपावली की छुट्टी हम आप सभी लोग मना चुके हैं, तो आइए कंटिन्यू करते हुए आर ओ ए आर ओ का जो करंट अफेयर्स मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं तो उसी को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको इसके पहले 50 क्वेश्चंस करवा दिया था। आपको इस सीरीज में 150 क्वेश्चंस मुझे करवाना है, फिर दूसरे सीरीज 150 क्वेश्चंस करवा दूंगा। इससे बाहर का कहीं से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो चाहे हाईकोर्ट आर ओ ए आर ओ हो और चाहे सचिवालय आर ओ ए आर ओ यानी यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ हो, इसी से क्वेश्चंस फंसेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीसीएस मंत्रा द्वारा लिया गया जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इससे लिए गए हैं। तो आइए देर न करते हुए बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस जैसे देख ही रहे होंगे आप लोग। जून 2021 में 40 साल सेवा करने के बाद किस स्वदेशी निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसमें आंसर क्या सही है? बात करते हैं दोस्तों, आईएनएस जटायु या आईएनएस संधायक, आईएनएस सिंधु या आईएनएस करंज। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो आईएनएस संधायक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ व्याख्या समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना के अपनी श्रेणी के पहले स्वदेशक निर्मित एवं डिजाइनर किया हुआ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संधायक को 40 साल सेवा के बाद जून 2021 में सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों मेघा राजगोपालन को दिया गया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगला कुछ व्याख्या है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग्स बजफील्ड न्यूज़ की भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके साथ अन्य दो लोग को भी साथ में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन 53 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। व्यक्ति एक तरफ दिया हुआ और एक तरफ नवनियुक्त अध्यक्ष या महासचिव के बारे में बताया है। तो अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमीशन है, एंटोनियो गुटारेस यूएनजीसी के अध्यक्ष हैं, रिम्बेका ग्रीन स्पैन यूनेस्को के अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं, अरुण कुमार मिश्रा ठीक है एनएचआरसी के हैं। तो ये तो सही है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन अनूप चंद पांडे भी हैं। ठीक है, और एंटोनियो गुटारेस यूएनजीसी के भी अध्यक्ष हैं। इनका जो ऑप्शन सही हो जाएगा यूनेस्को। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सुमेल है। बाकी ये सभी इलेक्शन कमीशन नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसकी बात करते हैं। कोस्टारिका की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को ऑक्टेन का महासचिव नियुक्त किया गया है। रेबेका ऑक्टेन को नेतृत्व करने वाली पहली महिला के मध्य अमेरिकी होंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला बात करते हैं। क्वेश्चन है, जून 2021 में निम्नलिखित में से ईरान के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रहीसी। कौन? इब्राहिम रहीसी हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ईरान के रूढ़िवादी नेता इब्राहिम रईसी वहाँ के 8वें राष्ट्रपति के रूप में, कौन से 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए, निर्वाचित किए गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी की बात करते हैं। वे हसन रूहानी का जगह लेते हैं। राइसी वर्तमान में ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी ये हाल ही में जो राइसी राष्ट्रपति बने हैं वो ईरान के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जून 2020 में भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। किसने दी थी फ्लाइंग सिख की उपाधि? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बेगम क्या हो जाएगा? आयूब खान ने दिया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आयूब खान। चलिए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। 4 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ने फ्लाइंग सिख नाम दिया था। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ योजनाएं हैं और उसमें संबंधित राज्य हैं, उनको आपको सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, आशीर्वाद योजना क्या उत्तर प्रदेश में लाई गई? ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार से स्टार्ट हुई, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन दिल्ली से स्टार्ट हुई, और वन ऑक्सी योजना हरियाणा से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश वाला नहीं सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देते हैं। जिन्होंने भी किसी कारण से अपने, इनकी व्याख्या की बात करें, जिन्होंने भी किसी कारण से अपने ठीक है माता पिता या किसी एक को खो दिया है, उन सभी बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना, कौन सी सरकार द्वारा? उड़ीसा सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना का शुभारंभ 20 जून 2021 को किया गया। इस योजना की 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जून 2021 में असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुए, वे कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देंग पटकई और रमोना। ठीक है, देंग पटकई और रमोना नाम के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जून 2021 में असम में देंग पटकई एवं रमोना आरक्षित वन को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इन दोनों को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने के बाद अब असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम में कुल कितने? असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 12, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं। जून 2021 में बिटकॉइंस को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल सल्वाडोर जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला देश का पहला देश बन गया, यानी संसार का पहला देश बन गया। इसके बारे में कुछ समझते हैं दोस्तों। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर को बिटकॉइंस की कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना। बिटकॉइंस की सहायता से
विदेश में रहने वाले अल सल्वाडोर के नागरिक प्रेषण रेमिटेंस आसानी से घर भेज सकते हैं। अमेरिकी डॉलर पूर्व की तरह कानूनी मुद्रा के रूप में जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल सल्वाडोर। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। जून 2021 में इससे क्वेश्चन पूछा था, जून 2021 में G7 का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो आप लोग देखे होंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस जो एग्जाम अभी हाल ही में कंडक्ट करवाया गया, उसमें से इससे क्वेश्चन G7 के बारे में पूछा गया था। उसमें दो दो करके पूछा था, कूट का प्रयोग किया था कि ए सही है, दो सही है, दोनों सही है, एक भी नहीं सही है। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि जून 2021 में G7 शिखर का सम्मेलन आयोजित हुआ। तो सभी को पता है कॉम्ब्रिज बे कॉर्नवाल जो इंग्लैंड में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इज राइट है इसका। G7 का 47वां शिखर। ठीक है, अब छोटे छोटे एग्जाम से पूछ लेता है कि एक G7 का कौन सा शिखर था, कौन सा सम्मेलन था। तो आप क्या बताएंगे? 47वां शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून के मध्य यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के कैम्ब्रिज बे कॉर्नवाल में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित देविका नदी परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो देविका नदी परियोजना कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। देविका नदी परियोजना ठीक है केरल में है, जम्मू कश्मीर में है, ओडिशा में है या तेलंगाना में है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देविका नदी परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से है। देविका नदी उधमपुर जिले की पहाड़ी सुधा महादेव मंदिर से निकलती है तथा पश्चिमी पंजाब में प्रवाहित होते हुए रावी नदी में मिल जाती है। देविका नदी का गंगा की छोटी बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि गंगा की छोटी बहन के रूप से किस नदी को जाना जाता है? तो आप क्या बता सकते हो? देविका नदी को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, ताउते चक्रवात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताउते चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, ताउते नाम म्यांमार द्वारा दिया गया है, ये बात तो सही है, म्यांमार द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, इनमें भारतीय राज्य गुजरात के लैंडफॉल बनाया था। ठीक है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, या फारस की खाड़ी में उत्पन्न हुआ और भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा बड़ा। ठीक है, ये बात गलत है। या पूर्व मानसून काल में विकसित हुआ। ठीक है, तो ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ताउते चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कौन? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसका नामकरण म्यांमार द्वारा रखा गया। वर्मीज भाषा में इसका अर्थ है गेको, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। ठीक है, और उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें चक्रवात ताउते के कारण गुजरात में लैंडफॉल की स्थिति देखी गई थी। केरल कर्नाटका, ये याद रखिएगा, केरल कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों में गुजरात से हुए चक्रवात ने भारी तबाही मचाई थी। ताउते चक्रवात अवधि अप्रैल से जून में अरब सागर में, ना कि भारत की खाड़ी में। ऑप्शन इसमें इसीलिए गलत हो रहा है। ठीक है, अरब सागर में विकसित होने वाला लगातार वर्षों में चौथा चक्रवात था। अतः ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 62 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है। ये कोड दिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ ले क्वेश्चन, क्या पूछ ले कि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है या भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका दोनों सही हो जाएगा। तो हाल ही में मणिपुर के उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों, मणिपुर के उच्च न्यायालय में एक सीमावर्ती सार में फंसे 7 म्यांमार नागरिकों को नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, ठीक है, तो उच्चायोग जिसको हम कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी UNHRC के नाम की अनुमति दी है। हालांकि भारत के पास कोई शरणार्थी सुरक्षा नीति का ढांचा नहीं है, लेकिन फिर भी यह पड़ोसी देशों से आए बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देता है। भारत आमतौर पर अफगानिस्तान, म्यांमार से आए शरणार्थी की स्थिति पर UNHCR की मान्यता को समान करता है। यद्यपि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमयों का पक्षकार देश नहीं है, किंतु यह मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार नियम 1966 का हस्ताक्षर करता है। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने पर नॉन रिफंडमेंट अधिकार शामिल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करता है नॉन रिफाउलमेंट। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है जिसके अनुसार अपने देश में उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अतः ऑप्शन 2 भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 तथा क्या 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाल ही में समाचार में रहा फरजाद बी गैस फील्ड कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरजाद बी गैस फील्ड। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फारस की खाड़ी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ईरान ने फरजाद गैस फील्ड के विकास हेतु एक घरेलू गैस उत्पादक कंपनी पेट्रोफोर्स को सौंप दिया। फरजाद बी गैस फील्ड फारस की खाड़ी में स्थित है। अतः ऑप्शन डी सही है। वर्ष 2002 में इस क्षेत्र की खोज के लिए ONGC विदेश इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया के भारतीय संघ द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। गैस क्षेत्र की खोज के आधार पर इस क्षेत्र की व्यावसायिकता की घोषणा के पश्चात वर्ष 2009 में अनुबंध समाप्त हो गया। जनवरी 2020 में भारत को यह जानकारी दी गई कि निकट भविष्य में ईरान स्वयं इस क्षेत्र के विकास करेगा और बाद में कुछ चरणों में भारत को उचित रूप से शामिल करना चाहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, फारस की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सामुदायिक प्रचार वह स्थिति है जिसमें महामारी के नए मामलों को पिछले 14 दिनों में दौरान किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के रिकॉर्ड ना जोड़ा जा सके और ना ही संक्रमण के मामले किसी विशिष्ट समूह से संबंधित हैं।
दूसरा दिया है, भारत को कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद खुद को सामुदायिक प्रचार मुक्त देश के रूप में चिन्हित किया है। उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से ही सही होते हैं, तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। इसमें कुछ बात करते हैं सामुदायिक प्रचार यानी सिटी कम्युनिकेशन। ठीक है, सिटी सामुदायिक प्रचार महामारी के चरणों में से एक है। मोटे तौर पर सामुदायिक प्रचार की स्थिति तब मानी जाती है जब महामारी के नए मामलों को पिछले 14 दिनों के दौरान किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के रिकॉर्ड से ना जोड़ा जा सके और ना ही संक्रमण के मामले किसी विशिष्ट समूह से संबंधित हो। अतः एक सही है। सिटी के वर्गीकरण को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसमें निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक प्रसारण सम्मिलित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक भारत के स्वयं को बिना किसी सामुदायिक प्रचार वाले देश के रूप में चिन्हित करना जारी रखा है। अतः ऑप्शन 2 भी सही है। अमेरिकी, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस जैसे देश में स्वयं को सामुदायिक प्रचार चरण में होने के रूप में चिन्हित किया गया, जबकि इटली और रूस में स्वयं को सामुदायिक प्रचार संचरण के देश के रूप में चिन्हित नहीं किया गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन लिया है, वैकल्पिक निवेश कोष AIF के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। AIF एक निजी रूप से जमा निवेश वाहन है जो परिष्कृत निवेशकों से धन एकत्र करता है। AIF की परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका केवल एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, अगला इसकी व्याख्या करते हैं। AIF का अर्थ भारत में स्थापित या निगमित कोई भी फंड है जो एक निजी रूप से जमा निवेश का वाहन है, जो अपने निवेशकों के लाभ के लिए एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिए परिष्कृत निवेशकों, चाहे भारतीय हो या विदेशी, जो धन के एकत्र करता है। अतः ऑप्शन 1 सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, विनिमय 2012 के विनिमय 21B में AIF की परिभाषा निर्धारित की गई है। अतः ऑप्शन 2 भी सही नहीं है। तो एक कंपनी या एक सीमित देयता भागीदारी के माध्यम से एक वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन केवल 1 सही था दोस्तों। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और मंगोलिया दोनों ही शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य हैं। भारत मंगोलिया द्वारा आयोजित खान क्वेस्ट संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास से सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसमें थोड़ा समझिएगा दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का भारत एक सदस्य देश है, जबकि मंगोलिया एक पर्यवेक्षक देश है। अतः ऑप्शन ए सही नहीं है। अन्य फोरम जिनमें दोनों देश सदस्य हैं, एशिया यूरोप मीटिंग यानी एशिया यूरोप मीटिंग SM और विश्व व्यापार संगठन WTO आदि। ठीक है, रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट नाम से संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, भारत और किससे? इंडोनेशिया से, भारत और मंगोलिया से। ठीक है, भारत मंगोलिया द्वारा आयोजित खान क्वेस्ट नामक एक वार्षिक साप्ताहिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भी सक्रिय भागीदारी है। अतः ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड का उद्देश्य क्या था? ताउते तूफान फंसे लोगों की सहायता करना, कोविड के दौरान दक्षिण एशियाई देशों में सहायता करना, ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को शिपमेंट किया जाता मेडागास्कर से रिसाव को रोकने के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को शिपमेंट करना। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं, भारतीय नौसेना में भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, PM किसान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ठीक है, इसमें पढ़ते हैं, इसके तहत केंद्र सरकार केवल छोटे और सीमांत किसानों को बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए हस्तांतरित करेंगी। यह भारत सरकार द्वारा 50% वित्त पोषित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करने का समग्र दायित्व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को दिया गया है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की गई। तो इसका जो ऑप्शन सही है, ठीक है, वो कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या समझते हैं थोड़ा सा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि यानी PM किसान के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए 6,000 रुपए की राशि सीधे भूमिधारक किसानों को बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो। इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया। यह योजना भारत सरकार के 100% वित्त पोषित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। लाभार्थी किसान परिवार की पहचान करने का समग्र दायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था? इसका ऑप्शन जो सही था वो सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिजाइन किया गया भारत का एक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स मिसाइल DRDO द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर्स मिसाइल है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारत के पास रूस द्वारा डिजाइन की गई S-400 ट्रैम्प प्रणाली है, जो 3 खतरों यथा रॉकेट मिसाइल और क्रूज मिसाइल से निपटने में सक्षम है, लेकिन इनकी रेंज काफ़ी अधिक होती है। अतः एक सही है। इसमें खतरों से निपटने के लिए बहुत बड़ा एयर डिफेंसर कवच है। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। यह प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 6 को एक साथ निशाना बना सकती है। अश्विन एडवांस एयर डिफेंसर इंटरसेप्टर मिसाइल
डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी रूप से निर्मित एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स है। यह कम ऊंचाई वाली सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का उन्नत संस्करण है, अतः ऑप्शन 2 सही है। इनमें मोबाइल लॉन्चर, इंटरसेप्टर्स के लिए सुरक्षित डेटा लिंक्स, स्वतंत्र ट्रैकिंग, परिष्कृत राडार आदि शामिल हैं। यह इंडोस्फेरिक पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर इंटरसेप्टर का उपयोग करती है, जो 6000 से 1,00,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर है और 90 मील तक 125 मील के बीच की सीमा को बैलिस्टिक मिसाइल मार कर गिराती है। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? यरूशलेम में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, यरूशलेम में क्या है? अल अक्सा मंदिर। हाल ही में इजरायली सशस्त्र बलों ने यरूशलेम में जायोनी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1967 में शहर के पूर्व हिस्से पर इजराइल के कब्जे को स्मरण करते हुए निकलने जाने वाले मार्च से पहले यरूशलेम के हरम अस शरीफ से में अल अक्सा मस्जिद का पर हमला कर दिया, अतः ऑप्शन भी सही है। इसमें देखिए, यह इस्लाम में आस्था रखने वालों के लिए सबसे पवित्र रचनात्मक भवनों में से एक है। यहाँ 35 एकड़ की स्थल, जिसे मुसलमानों द्वारा हरम अल शरीफ या पवित्र पूजा स्थल तथा यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट के रूप में जाना जाता है, में स्थित है। यह स्थल पुराने शहर यरूशलेम का हिस्सा है, जिसे ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों के लिए पवित्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसके बारे में और देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में शुरुआत के पूर्ण हो चुका था और इसके सामने डोम ऑफ द रॉक, क्या डोम ऑफ द रॉक नामक स्वर्ण गुंबद वाला इस्लामी स्थल स्थित है, जो यरूशलेम की मान्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यरूशलेम के पुराने शहर की इसकी दीवारों के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित रहा P8I क्या है? P8I क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एक प्रकार की लंबी दूरी, क्या है? यह एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक पेट्रोल विमान है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, P8I पेट्रोल विमान एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती पनडुब्बी रोधी विमान है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यहाँ P8A पोसाइडन विमान का एक प्रकार है, जिसे बोइंग कंपनी ने अमेरिकी नौसेना के पुराने P3 बेड़े की प्रतिस्थापित के रूप में विकसित किया। 907 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 1200 समुद्र मील से अधिक दूरी पर एक ऑपरेटिंग रेंज के साथ P8I खतरों का पता लगाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय तटों को आसपास पहुंचने से पहले उन्हें अप्रभावी कर देता है। वर्ष 2009 में भारतीय नौसेना P8I विमान के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बनी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से रक्षा खरीद दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का एक अभिन्न अंग है। भारत अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार वर्ष 2008 में लगभग शून्य था, जो वर्ष 2020 में लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसने दोनों देशों के बीच प्रमुख नीति उन्नयन में मदद की। वर्ष 2016 में अमेरिकी ने भारत को एक मेजर डिफेंस पार्टनर, क्या मेजर डिफेंस पार्टनर नामित किया। वर्ष 2008 में अमेरिका में सामरिक व्यापार प्राधिकरण फर्स्ट के तहत भारत के नाटो सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया के समान रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में क्या कह रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। ये बात तो सत्य है। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दोनों बात सही है, यानी ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं व्याख्या। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस WPFD मनाया जाता है। यह विश्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थीम याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशंस इज अ पब्लिक गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम याद रखिएगा, तो इन्फॉर्मेशंस इज अ पब्लिक गुड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। वर्ष 2091 यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। यह दिवस वर्ष 1991 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विंडहॉक घोषणा को भी चिन्हित करता है। विंडहॉक घोषणा विश्व के प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक बेंचमार्क है। वर्ष 1991 के विंडहॉक घोषणा एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास को संबंधित करता है। विंडहॉक घोषणा एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित, जो पूर्ण रूप से प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक क्षेत्र में एक सफल भागीदार के बीच जुड़ाव, एक मजबूत विश्वास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की बात हुई। ताइवान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम में चीन और दक्षिण में फिलीपींस से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, यह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। भारत ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तकरीबन 23 मिलियन लोगों की आबादी वाला रिपब्लिकन ऑफ चाइना यानी ताइवान चीन के दक्षिण तट के पास स्थित द्वीप है, जिसे वर्ष 1949 के बाद पीपुल्स रिपब्लिकन्स ऑफ चाइना से स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक सरकार द्वारा शामिल किया गया है। इसके पश्चिम में चीन, पीपुल्स ऑफ रिपब्लिकन्स चाइना, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस स्थित है। ताइवान सबसे अधिक आबादी वाला ऐसा राष्ट्र है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है और साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र के बाहर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, अतः ऑप्शन 2 भी सही है। ताइवान एशिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन वर्ष 1995 में दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए थे। भारत द्वारा एक चीन नीति समर्थन किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। तो स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सीमांकन करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस योजना का नोडल मंत्रालय है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो 1 और 2 सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कुछ क्वेश्चन। स्वामित्व का पूर्ण रूप सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग्स विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। हाल ही में पंचायती राज मंत्री ने स्वामित्व योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने का फ्रेमवर्क जारी किया है। नेक्स्ट बात करता है कि स्वामित्व योजना एक केंद्र शासित प्रदेश योजना है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना का एक नोडल मंत्रालय है। ठीक है, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना हेतु प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन, ड्रोन सर्वेक्षण और सतत परिचालन, संदर्भ स्टेशन फॉर्म नेटवर्क का उपयोग करके किया जाता है, जो 5 सेंटीमीटर तक की मैपिंग सटीकता प्रदान करता है। अतः कथन 2 भी सही है। यह ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2021 से 25 के बीच दौरान संपूर्ण देश के लगभग 6.62 लाख गाँव को कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई है। ठीक है, तो किसमें? तो इंदिरा साहनी बनाम 1992 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो इंदिरा साहनी मामले में 92 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था इसके बारे में बात करते हैं। वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दूर दराज के इलाकों की आबादी को मुख्य धारा में लाने हेतु केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही 50% के नियम में थोड़ी ढील दी जा सकती है। अतः विकल्प डी सही है। न्यायालय ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखते हुए घोषणा की कि ओबीसी यानी क्रीमी लेयर में शामिल उन्नत वर्गों को आरक्षण का लाभार्थियों को सूची से बाहर रखा जाएगा तथा इस बात को स्वीकार किया कि एससी और एसटी के मामले में क्रीमी लेयर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2G तकनीक एनालॉग रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है। 4G तकनीक को 100 MB पर सेकेंड से 1 GB पर सेकेंड की अधिकतम स्पीड के साथ लॉन्च किया गया है। 5G तकनीक केवल हाई बैंड स्पेक्ट्रम में कार्य करती है, जिसमें उच्च गति के साथ साथ अधिकतम कवरेज भी देता है। तो इसका ऑप्शन ओनली बी सही हो जाएगा। 4G तकनीक की 100 MB पर सेकेंड से 1 GB पर सेकेंड की अधिकतम स्पीड के साथ लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो 2 सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। 2G को वर्ष 1990 के दशक में लॉन्च किया गया, जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 kbps के बैंडविड्थ के साथ वॉयस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों का कार्य करता है। अतः ऑप्शन 1 सही नहीं है। 1G को 1980 के दशक में लॉन्च किया गया था और इसमें एनालॉग रेडियो सिग्नल का कार्य किया तथा केवल वॉयस कॉल को संभव बनाया। 4G को वर्ष 2009 में 100 Mbps ने 1 GB की अधिकतम स्पीड के साथ लॉन्च किया गया था और यह 3D आभासी वास्तविकता को भी सक्षम करता है। अतः कथन 2 सही है। 5G लॉन्ग टर्म्स एवोल्यूशंस LTE मोबाइलेशंस ब्रॉडबैंड नेटवर्क के संबंधित नवीनतम अपग्रेड है। 5G मुख्य रूप से 3 बैंड लो, मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम में कार्य करता है, जिसमें सभी के बैंड के कुछ विशिष्ट उपयोग और कुछ विशिष्ट सीमाएं हैं। लो बैंड स्पेक्ट्रम्स इसमें इंटरनेशनल की गति और डेटा के इंटरेक्शंस प्रदान की अधिकतम गति प्रति सेकंड मेगाबिट तक होती है। मिड बैंड स्पेक्ट्रम इसमें से लो बैंड के स्पेक्ट्रम की तुलना में इंटरनेट की गति अधिक होती है और फिर भी इसके कवरेज क्षेत्र को सिग्नलों की कुछ सीमाएं हैं। हाई बैंड स्पेक्ट्रम्स इनमें उपरोक्त अन्य 2 बैंड्स की तुलना में उच्च गति होती है, लेकिन कवरेज और सिग्नल भेदन की क्षमता बेहद सीमित होती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों G7 समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G7 के सभी शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किए जाते हैं। G7 समूह का मुख्यालय नगोया में स्थित है। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं द्वारा दिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन केवल 3 सही है। कौन सा? केवल 3 सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या समझते हैं थोड़ा सा। G7 समूह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु इस समूह की बैठक वार्षिक रूप से संपन्न होती है। G7 का कोई निर्धारित संविधान या मुख्यालय नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस समूह की बैठक वार्षिक रूप से संपन्न होती है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। यही से क्वेश्चन बनता है। यूरोपीय संघ, IMF, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करता है G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जिनकी अध्यक्षता सदस्य देश के नेताओं द्वारा एक रोटेशनल बेसिस पर की जाती है। अतः कथन 1 भी सही नहीं है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2021 में आयोजित किंगडम की मेजबानी किया था, यानी यूनाइटेड जो किंगडम यानी ब्रिटेन है। वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में भी भारत को आमंत्रित किया गया था। हालांकि महामारी के कारण इस सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जा सका। अगस्त 2019 में 45वां G7 फ्रांस के ब्रिटिश में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विचार कीजिए। दाहला बांध का निर्माण अर्घान दाब नदी पर किया गया। अफगानिस्तान में दाहला बांध का निर्माण भारत द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन केवल 1 सही है। कौन सा? फर्स्ट। इसमें हाल ही में तालिबान के अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध दाहला बांध पर कब्जा कर लिया गया। दाहला बांध को अर्घान
अर्घानदाब बांध के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण अर्घानदाब नदी पर किया गया है। कथन एक सही है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाहवली कोट जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया गया एक बांध है। काबुल नदी पर शहतूत बांध के निर्माण हेतु दोनों देशों के बीच एक समझौता भी किया गया है। भारत अफगान मैत्री बांध यानी सलमा बांध ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार सलमा बांध अगर आपसे पूछते हैं तो अफगानिस्तान पर है। शहतूत बांध पूछ रहे तब भी अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनाडा, डेनमार्क, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर प्रसिद्ध आर्कटिक परिषद का आधार बनाते हैं। ठीक है, अगला है आर्कटिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति पेरिस की स्वलंबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के लिए शुरू की गई है। भारत और चीन को आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। यह आर्कटिक क्षेत्र के डेनमार्क में स्थित इंड ऑर्क भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्कटिक महासागर कुछ विशिष्ट हिस्से जैसे अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का है, कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन को शामिल किया गया है। ये देश एक साथ मिलकर आर्कटिक काउंसिल नामक एक अंतर सरकारी फोरम का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए भी ए सही है। आर्कटिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्वे में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति वर्ष 1920 में पेरिस की स्वालबार्ड संधि द्वारा हस्ताक्षर के साथ शुरू की गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही गैलाथिया की खाड़ी किस स्थान पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी खाड़ी है? गैलाथिया की खाड़ी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो इसमें क्या सही कह देंगे इसके बारे में कुछ समझते हैं। गैलाथिया की खाड़ी दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए एंजीमैटिक्स जियोन टर्टल का भारत में नेस्टिंग स्थल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है जो 3 दशकों से में एक सर्वेक्षणों के माध्यम से खोजा गया है। पिछले कुछ वर्षों में परिस्थिति सर्वेक्षण में कई नई प्रजातियों की सूचना दी गई जो केवल गैलाथिया क्षेत्र तक सीमित है। इसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय निकोबार छछूंदर, ग्रेट निकोबार क्रेक, निकोबार मेंढक, निकोबार कैंट स्नेहक, एक नया स्कंट, एक नई छिपकली और लाइकोडोन एसपी का एक सांप शामिल है। इस प्रकार ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा रेलवे क्षेत्र का देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक है, तो इसमें पश्चिमी मध्य रेलवे का देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। राजस्थान के कोटा चित्तौड़गढ़ रेलखंड का विद्युतीकरण पूर्ण रूप के साथ पश्चिमी मध्य रेलवे के देश में पहला पूर्ण विद्युतीकरण जोन बन गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, कौन सा? तेलंगाना आंसर सही हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी रामागुंडम पेड्डापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पन्न क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण कर रहा है। यह 100 परियोजना 4.5 लाख फोटोवोल्टेइक पैनल के साथ 450 एकड़ में फैली होगी, जिसका भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा। इस परियोजना को अनुमानित लागत लगभग 423 करोड़ रुपए है और इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित करने की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की। यह किस जिले में अवस्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाराबंकी में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अयोध्या में लखनऊ के बीच बाराबंकी ग्राम भौनियापुर खेवड़ी में राम सनेही घाट पर 10 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह कठपुतली के माध्यम से भारत समेत रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड की रामायण को प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ श्रद्धालुओं को